तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए अल्टरनेटिंग करंट, एसी। ठीक है, एसी में जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, ईएमआई चैप्टर में आपको बता चुका हूँ। वहाँ पे आपका पोटेंशियल जो आता है V = V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, प्लस फाई कोई फेज है, ठीक है, या फिर V = V0 कॉस ओमेगा टी प्लस फाई हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसे हम करंट को क्या लिख सकते हैं, ये है अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल। ठीक, अगर हम कहें एसी अल्टरनेटिंग करंट, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या फिर I = I0 कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें साइन ओमेगा टी का ग्राफ, तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसे चलता है, ऐसे। ठीक, ये क्या होता है आपका T/4, ठीक है, ये मैक्सिमम आपका हो गया V, ये हो गया आपका T/2, ये हो गया 3T/4, ये हो गया T। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कॉस का बनाएं, ये कब है, जब V = V0 साइन ओमेगा टी है, और कॉस का बनाएं तो यहाँ शुरू होगा बेटा कॉस का ग्राफ, जैसा आपको पहले बढ़ा चुका हूँ मैं। ये क्या हो जाएगा, V = V0 कॉस ओमेगा टी, ठीक है, इसका ग्राफ है। ठीक, यहाँ पे क्या है आपका बेटा T/4, ये है आपका T/2, ये 3T/4, ये T। ठीक, आप देखेंगे दोनों में π/2 का फेज होता है। ठीक, अब इसका मतलब क्या समझे बेटा, अल्टरनेटिंग का क्या है, द करंट आर पोटेंशियल विच चेंज साइनोसाइडली विद वोल्टेज विद टाइम, सॉरी, करंट आर वोल्टेज विद चेंज साइनोसाइडली विद टाइम, जो टाइम के रेस्पेक्ट में साइन के या कॉस के फॉर्म में चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग। अब अल्टरनेटिंग में समझने की बात है बेटा, जिसे आपको दिया है V = V0 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे क्या है आपका प्लस मान लो फाई लिखा है, ये V0 को कहते हैं पीक वैल्यू, ये होती पीक वैल्यू, और ये क्या है बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, V0 क्या है पीक वैल्यू, ये फाई जो है वो कह सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाई पूरे को फेज, ओमेगा टी प्लस फाई को क्या कहते हैं फेज, आप 11 में पढ़ चुके हैं ऑसिलेशन एंड वेव में। ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाई आपका यहाँ पे फेज है। ठीक, तो ये पीक वैल्यू हो गई, ये हो गई। अब बेटा यहाँ पे हमारी 3 तरह की वैल्यूज आएंगी। अल्टरनेटिंग करंट समझ गए, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से होता है, ग्राफ उसका कुछ ऐसा होगा, और भी ग्राफ्स हैं। अल्टरनेटिंग करंट आपका ऐसे भी ग्राफ हो सकता है, लेकिन ये सब अभी उतना ज़्यादा हमको 12th के लिए नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब जेईई वगैरह के क्वेश्चन करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका साइन या कॉस है जो अल्टरनेटिंग है। ठीक, तो अब इसमें इसके टर्मिनोलॉजी जो समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं। सबसे पहले पहली चीज़ आपने पढ़ा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, जैसे आपने V = V0 साइन ओमेगा टी पढ़ा सपोज। ठीक, दूसरी क्या है आपकी दूसरी आप पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू। ठीक, दूसरी आप पढ़ेंगे एवरेज वैल्यू, और तीसरी आप पढ़ेंगे RMS वैल्यू, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक, अब देखिए एवरेज वैल्यू क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जब तक जो आपके घरों में एसी सप्लाई आती है, जो करंट आता है वो हमेशा RMS आता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आती है। ठीक है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, फुल साइकिल के लिए आप जाएंगे एसी का, तो सिंपली आपको देखेंगे एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, तो कंप्लीट साइकिल के लिए अगर देखें तो ये एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। कंप्लीट साइकिल के लिए एसी की एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0। हाफ साइकिल के लिए हम क्या करेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0। इंस्टेंटेनियस वैल्यू यहाँ से दिख गया, तो अब हम लोग निकालेंगे एवरेज और RMS वैल्यू। ठीक है, जब तक बेटा कहीं कहा ना जाए आपसे, तो क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया होगा वो RMS वैल्यू होगी। जो घर में आपके 220 वोल्ट सप्लाई आती है दैट इज RMS वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू आपसे को या तो कहा जाएगा कि ये पीक वैल्यू है, या फिर इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा होगा, तभी आप समझेंगे कि वो पीक वैल्यू है। ठीक है,
तो अब देखिए, जैसे मान लिया हमने कह दिया कि जो हमारा कोई अल्टरनेटिंग पोटेंशियल जो है V इक्वल टू क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी है, V नॉट साइन ओमेगा टी AC है, AC का सिंबल ऐसे होता है सर्किट में, ये आपने अप्लाई किया कहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हमको क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू। आपको मैं बेटा एवरेज निकालना बता चुका हूँ, कैसे निकालते हैं। हमने कहा था क्या, लिमिट 0 से t के लिए अगर मान लेते हैं, कंप्लीट साइकिल के देखें 0 से t, तो क्या होगा ये I dt, और यहाँ पे एवरेज के लिए क्या करेंगे, t माइनस 0। आपको फंक्शन का एवरेज में निकालना सिखा चुका हूँ, कैसे निकलता है। एवरेज वैल्यू निकालने के लिए अगर कोई लिमिट a से b है तो 1/b माइनस a इंटू एफ टी डी टी ऐसे आएगा फंक्शन, ठीक है। एवरेज वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नीचे क्या है एफ टी डी टी। इस फंक्शन का अगर कोई y इज इक्वल टू एफ टी है, इसका एवरेज निकालना है तो ऐसे निकलता है, ठीक। तो v एवरेज हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पोटेंशियल है तो यहाँ क्या कर देंगे हम, फंक्शन किसका, v डी टी, क्या हो जाएगा v डी टी। ये बेटा हमारा हो गया 1/t, ये हम जाएँ 0 से t अगर रखें क्या हो जाएगा, v नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब v नॉट बाहर आ गया तो v नॉट बाई टी हो गया, 0 से t साइन ओमेगा टी बचा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। लिमिट क्या रखेंगे 0 से t। अब अगर 0 से t कॉस ओमेगा टी की हम इसकी वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, v नॉट बाई टी, माइनस को हमने बाहर लिख लिया, अंदर कॉस ओमेगा होता है 2π/t इंटू टी माइनस कॉस 0, यही तो आएगा बेटा। ये क्या हो गया, कट के आपका cos 2π हो गया, cos 2π इज़ 1 और cos 0 इज़ -1, तो कुल मिला के ये वैल्यू आपकी निकल के क्या आएगी, 0। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। वैसे भी आपने देखा होगा 0 से t साइन ओमेगा टी या cos ओमेगा टी क्या हो जाता है, 0 ही। तो बेटा हम एवरेज वैल्यू किसके लिए निकालेंगे, हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए निकालेंगे हम, हाफ साइकिल के लिए। समझ गए, एवरेज वैल्यू 0 क्या आई, तो हमारा हाफ साइकिल के लिए आएगा। तो हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे टाइम पीरियड t/2, तो ये आ गया 2/T, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 0 से t/2, ये हो गया v नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब देखिए 2/t आपका ऐसे रह गया, v नॉट बाहर और आ गया। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, वो भी माइनस में अपॉन ओमेगा, माइनस हमने बाहर लगा दिया, इसलिए क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। 0 से क्या लिमिट रखना है, t/2, 0 से t/2। अब देखो बेटा ये हो गया -2/t, ये v नॉट, यहाँ पे ओमेगा बाहर ले आए हम, और कॉस की वैल्यू क्या रखा, ओमेगा है 2π/t इंटू एक बार वैल्यू t/2 माइनस कॉस 0, ये t कैंसिल, ये हो गया cos π इज़ -1, तो बेटा आएगा -2/t इंटू वी नॉट, ओमेगा होता है 2π/t, यानी t एक ऊपर चला गया, और ये हो गया आपका -1, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो गया, -2। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जो v एवरेज आपका निकल के आएगा वो क्या बचेगा, देखिए इस 2 ने 2 को मार दिया, t ने t को मार दिया, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी ये बचा 2/π इंटू क्या हो जाएगा, v नॉट। यानी एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल क्या होगा, 2/π इंटू पीक वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ v, पहला है कंप्लीट साइकिल और ये हाफ साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल के लिए क्या हुआ 0, हाफ साइकिल के लिए आया 2/π इंटू वी नॉट। यही अगर करंट होता, अगर करंट निकालते सिमिलरली करंट भी कंप्लीट साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए 2/π इंटू आई नॉट। समझ गए आप, एवरेज वैल्यू आपकी ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो वी एवरेज ऐसे होगा, इसी तरह से अगर आई एवरेज कहें तो ये भी क्या हो गया 2/π इंटू वी नॉट। पीक वैल्यू अगर आपको गिवन है तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी हाफ साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए कहेगा 0, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको अगर हम समझें तो अगर हम कहें वी आरएमएस, हमको यहाँ चलिए आई निकाल लेते हैं। अगर आई इज इक्वल टू आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर हम कहें कि एस की निकालिए क्या आरएमएस वैल्यू, तो आई आरएमएस जो होगा बेटा वो क्या होगा अंडर रूट आई स्क्वायर मीन, किसका, आई मीन के स्क्वायर का फिर रूट, आई स्क्वायर मीन का रूट,
हमको क्या निकालना है, आई स्क्वायर मीन का रूट। अब ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हमको आई स्क्वायर मीन निकालना पड़ेगा आई स्क्वायर एवरेज। तो आई स्क्वायर एवरेज निकलेगा क्या आपका 1/t, RMS वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए निकल जाएगी, 0 से t आई स्क्वायर dt, क्या हो जाएगा आई स्क्वायर dt। अब रख दें वैल्यू 1/t, ये 0 से t आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, यानी ये बाहर आया आपका आई नॉट स्क्वायर बाई टी, और ये 0 से t ये आ गया फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब साइन स्क्वायर ओमेगा t को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो इसको हम कौन सा फंक्शन, इस वाले फॉर्मूले से cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा देखें बेटा तो क्या बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको इसके फॉर्म में चेंज करेंगे जब, तो ये क्या आ जाएगा आपका आई एवरेज स्क्वायर इज इक्वल टू 1/t, ये 0 से t, ये हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा t बाई 2 होल इंटू dt। अब इसको सॉल्व करेंगे आई एवरेज का स्क्वायर, अब ये 1/t ये आ जाएगा आपका, एक निकल के आएगा 1/2 इंटू टी माइनस ये हो जाएगा 0 से t कॉस 2 ओमेगा t dt। अब 0 से 2 कॉस 2 ओमेगा t कंप्लीट साइकिल के लिए हो गया, तो ये भी क्या आ जाएगा 0, यानी ये वैल्यू आपकी 0 हो गई। तो आई एवरेज स्क्वायर क्या आएगा आपका 1/2 इंटू आई नॉट, पूरे में बाहर आएगा यहाँ, ये पूरे में आई नॉट बाहर, तो आई नॉट बाई √2, आई नॉट बाई क्या आया 2। अब आई नॉट, अब क्या है रूट, जो आई आर एम एस है, दिस इम्प्लाइज दैट आई आर एम एस क्या है आई एवरेज का यूज, आई स्क्वायर एवरेज का मीन, यानी अंडर रूट आई स्क्वायर बाई 2 का रूट, यानी क्या आ जाएगा आई नॉट बाई √2, यानी पीक वैल्यू बाई √2, ठीक है। पीक वैल्यू बाई √2 क्या आ जाएगा आपकी आरएमएस वैल्यू। ये डेरिवेशन है आपका, आपको मेन ये याद रखना है। बाकी डेरिवेशन तो मैंने समझाने के लिए क्या किया है, तो आई स्क्वायर का मीन, तो हमने आई स्क्वायर का एवरेज पहले निकाल लिया, फिर उसका क्या कर दिया रूट, तो क्या हो गया रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है। अब देखिए हमने अभी जो सीखा उसको ध्यान रखेंगे कैसे करना है, ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। जैसे आपने क्या किया, आपने सीखा कि अगर कोई हमारा v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, या फिर i इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ठीक। तो कहीं पे भी आप देखिए बना लीजिए कि यहाँ पे से सबसे पहले हम कहें एवरेज, ठीक, और यहाँ पे फिर कहें आरएमएस वैल्यू, आरएमएस, और ये हो गया पीक वैल्यू। पीक वैल्यू अगर देखें बेटा, अगर यहाँ v कह दें, यहाँ पे i कर दें, तो v पीक वैल्यू v का क्या है वी नॉट, आरएमएस वैल्यू वी नॉट बाई √2, या कह सकते हो 0.707 टाइम्स वी नॉट, ठीक है। या फिर ऐसे यहाँ पे आ गया एवरेज, ये हाफ साइकिल के लिए है, एवरेज क्या है आपका हाफ साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए आपको पता है क्या है 0, ये क्या आ जाएगा 2/π इंटू वी नॉट, यानी 0.638 टाइम्स वी नॉट, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा 2/π इंटू आई नॉट, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा आई नॉट बाई √2, अगर करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, पीक वैल्यू पता है, पीक वैल्यू हमारी क्या होगी आई नॉट, ठीक है। तो ये आप टेबल याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको इस्तेमाल होगा और आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो भी आपको वैल्यूज़ दी जाती हैं वो सब आरएमएस होती हैं, ठीक है। जब तक आपसे कहा ना जाए, या तो इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा, या तो कहेगा कि पीक वैल्यू ये है, ठीक है। तो आप इस तरह से इन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। अब देखिए हम पढ़ेंगे एसी सर्किट, ठीक है। एसी सर्किट में सबसे पहले हमारा है प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, प्योर आर सर्किट। प्योर रेजिस्टेंस बेटा क्या है, देखिए खाली आपका रेजिस्टेंस लगा है, इसके क्रॉस आपने अप्लाई किया क्या पोटेंशियल, v इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी इंटू ये आपने ऐसे अप्लाई किया, या रेजिस्टेंस इसके R। तो आप देखें बेटा I इज इक्वल टू क्या होता है V/R, आपने पोटेंशियल क्या अप्लाई किया V नॉट साइन ओमेगा टी बाई R, तो सिंपली आपको मिल गया क्या I नॉट साइन ओमेगा टी। यानी आपने क्या देखा यहाँ पे कि वोल्टेज अप्लाई किया था v इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, करंट आपको मिल गया I नॉट आई सन, यानी क्या हुआ करंट एंड
वोल्टेज आर इन सेम फेज, दोनों में फेज नहीं है, यानी इसका फेजर डायग्राम बना अगर, तो अगर ये ओमेगा टी हमने फेज बना दिया तो दोनों क्या है, सेम फेज में, बस ये पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा वी नॉट, और ये आई नॉट आपका क्या होगा यहाँ कम होगा, ये दोनों सेम फेज में, इस तरह से फेजर डायग्राम बनेगा। अब ग्राफ बनाया बेटा, देखिए करंट हमारी पोटेंशियल हमारा क्या है, V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, ये T/4, ये T/2, ये 3T/4, ये T, तो हमारा ये चला V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब दोनों सेम फेज में हैं, तो देखिए बस ध्यान ये देना कि V नॉट बाई आर है, आई का जो एम्पलीट्यूड है वो V नॉट बाई आर है, यानी उससे क्या होगा, कम। बाकी ग्राफ आपका ऐसे चलेगा, ये जो डॉटेड लाइन है वो किसका हो गया, ये डॉटेड लाइन जो आई आपका वो हो गया आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। यानी कई बार आपको ग्राफ दे के पूछ सकता है कि प्योर कौन सी सर्किट है, तो इस तरह से ग्राफ दिखा है, इसका मतलब वो प्योर रेजिस्टेंस सर्किट है जिसमें आपने AC अप्लाई किया है, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या क्या निकालना होता है, यहाँ पे निकालना होगा जैसे प्योर रेजिस्टेंस में, ठीक है। देखिए नोट कर लीजिएगा, प्योर रेजिस्टेंस में आपको क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है। करंट पूछेगा, तो करंट आपको पता है क्या है, आई नॉट होगा V नॉट बाई आर, आई नॉट आपको सीधे पीक वैल्यू V नॉट बाई आर मिलेगी। अब RMS पूछेगा तो आई नॉट बाई √2 कर देंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ R हो ही गया। अब पावर पूछेगा तो पावर सिंपल रेजिस्टेंस सर्किट है, क्या हो जाएगा, I²R या फिर V² बाई आर, ठीक है। ये RMS वैल्यू रखेंगे यहाँ क्या रखा जाएगा, RMS वैल्यू, ठीक है। पावर V² बाई आर या फिर I²R, आई यहाँ पे कौन सी करंट होगी, RMS, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ आपकी आ गई, क्योंकि पावर आपको RMS वैल्यू में ही निकालना होता है। अब देखिए हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हमको निकालना है अब आपका, अगर प्योर इंडक्टर सर्किट है, ये क्या कहा जाए, प्योर इंडक्टर है कोई जिसका इंडक्टेंस क्या है, L, प्योर इंडक्टर सर्किट, ठीक। आपने देख बेटा क्या किया होगा, आपने यहाँ पे अप्लाई किया पोटेंशियल V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, ठीक है। जब आप इसके क्रॉस पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन से जो यहाँ जनरेट होगा -L/di/dt, ठीक है। अब ये क्या करा रहा है, इसमें करंट को इंक्रीज करा रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या होगा, -L/di/dt इज इक्वल टू -V नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी di/dt अगर यहाँ से देखें तो क्या मिलेगा हमको, V नॉट बाई L इंटू साइन ओमेगा टी। अगर यहाँ पे हमको करंट निकालना है, इसलिए I इक्वल टू इक्वेट किया, तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा V नॉट बाई L इंटू साइन ओमेगा टी dt। अगर हम क्या करते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल di, V नॉट बाई L कॉन्स्टेंट है बाहर, ये हो गया साइन ओमेगा टी dt, कहाँ जीरो से, चलिए छोड़िए लिमिट ना लगाइए, तो di का इंटीग्रेशन क्या हो गया, I, V नॉट बाई L यही, और साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, क्या आ जाएगा, साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा को हम बाहर ले आए, तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, V नॉट बाई ओमेगा इंटू L, और ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस ओमेगा टी को माइनस साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इस कॉस ओमेगा टी को हम लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा। अब ये साइन, चूँकि आपको बताया गया साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, इस माइनस को अंदर लेके गए, I इज इक्वल टू क्या बचा, V नॉट बाई ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यानी यहाँ पे अगर ध्यान दें तो क्या हो रहा है, जो करंट है आपकी वो π/2 के फेज से लैग करेगी। यहाँ पे वेयर XL इज इक्वल टू ओमेगा L कहेंगे। XL क्या है आपका, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसका मतलब बेटा क्या होता है, जो इंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर करता है AC सर्किट पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर इन AC सर्किट, यानी आपको I मिलेगा V नॉट बाई XL इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी I इक्वल टू कह सकते हैं I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी ये क्या है, इसमें करंट π/2 के फेज से पीछे चल रही है,
करंट यहाँ कहाँ चल रही है π/2 के फेज से पीछे, और पोटेंशियल यहाँ कहाँ चल रहा है आगे, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ आगे चल रहा है, आपने देख लिया, ठीक। अब इसके देखिए बेटा, अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनेगा आपका। देखिए आपने क्या देखा, V = अप्लाई किया V0 sin ωt, तो हमको I मिला I0 sin ωt - π/2, ठीक। तो ग्राफ बनाना शुरू करेंगे, तो पहले तो V को V0 sin ωt हमने ऐसे बना लिया, ये क्या हो गया V = V0 sin ωt का। अब बारी आई sin ωt - π/2 मतलब माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा बेटा कहाँ चले शुरू होगा, यहाँ से, और इसका क्या होगा, इसके एम्पलीट्यूड से इसका एम्पलीट्यूड भी कम रखेंगे ऐसे यहाँ, ठीक। अब ये कॉस ऐसे चलेगा, जहाँ ये मैक्सिमम वहाँ ये मिनिमम, यहाँ पे क्या हो जाएगा T/4, ये हो गया T/2, ये हो गया 3T/4, ये हो गया T, इस तरह से ये आपका V0 तो ये क्या हो जाएगा I = I0 sin ωt - π/2। ग्राफ बेटा आपको समझ में आया? नहीं है तो आप समझ लीजिए माइनस कॉस थीटा 1 से शुरू होता है, माइनस कॉस थीटा -1 से शुरू होगा, ठीक। अब इसका अगर फेजर डायग्राम बनाएं, इसका जब फेजर डायग्राम बनाते हैं हम, तो ये देखिए ये हमारा हो गया पोटेंशियल, कितना हो गया ωt से। अब क्या है, करंट इससे π/2 के फेज से पीछे है, ठीक है। करंट इसके π/2 फेज से पीछे है, इसका मतलब वो क्या आ जाएगा ऐसे, ये हो गया करंट। करंट यहाँ कहाँ चल रहा है पीछे, और वो क्या चल रहा है π/2 के फेज से इससे आगे है, ठीक है, समझिए। तो ये आपका हो गया ग्राफ, ये हो गया फेजर डायग्राम, दोनों आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो याद रखने लायक बात है वो क्या है आपका, नोट कर लीजिएगा। इसमें जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका याद रखने के लिए, वो है आपने क्या देखा, यहाँ पे एक्सेल मिला। एक्सेल क्या है, ओमेगा × L। ओमेगा आपको पता होता क्या होता है, 2π फ्रीक्वेंसी × L। तो अगर ग्राफ बनाना आ जाए आपका एक्सेल वर्सेस ओमेगा या फिर F, तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखा आपने I जो आया होगा करंट, वो क्या होगा V/XL। क्या आएगा I V/XL, ठीक है। यहाँ पे आपने देखें पावर क्या आएगा 0, क्योंकि एक बेटा होता है cos phi = R/Z। आगे मैं इसको बताऊंगा, ये है पावर फैक्टर। Z यहाँ पे क्या होता है, इम्पीडेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखें अगर हम, तो चूँकि यहाँ पे फेज डिफरेंस, पावर एक्चुअली पावर का फार्मूला अभी आगे भी ड्राइव होगा, मैं पहले बता रहा हूँ, VRMS × IRMS × cos phi, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेज डिफरेंस कितना है π/2, तो ये पावर क्या आएगा 0। इसका कभी भी प्योर इंडक्टर में पावर क्या होगा 0। ये हमारा प्योर इंडक्टर है, ठीक। इसीलिए इसमें जो करंट फ्लो करती है उसे हम कहते हैं वॉटलेस करंट, ठीक है। आप प्योर इंडक्टर में क्या होगा, जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, वॉटलेस, क्योंकि इसका पावर क्या है 0। तो वॉटलेस करंट क्या है बेटा, कि करंट फ्लोइंग इन अ प्योर इंडक्टर इज ऑफ 0 पावर, सो करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो आपका ये आएगा V/XL करंट आ जाएगा, ठीक है। करंट आप निकाल लेंगे, पावर यहाँ पे 0 ही आएगा, एक्सेल आपको पता है ωL होता है, ठीक है। यही पूछा जाएगा। अब देखिए दूसरा हमारा है प्योर कैपेसिटर सर्किट, ठीक है। प्योर कैपेसिटर सर्किट, प्योर C सर्किट। C यहाँ पे क्या है, कैपेसिटेंस। देखिए बेटा आपने अप्लाई किया V = V0 sin ωt, ये हो गया कैपेसिटर, ठीक। तो अब देखें यहाँ पे ध्यान से, हमको पता है Q = क्या होता है CV। तो कैपेसिटर में जो चार्ज जाएगा Q = C × V0 sin ωt। यहाँ लिख लेंगे लेट V = V0 sin ωt। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dQ/dt, तो क्या मिल जाएगा, C V0 और sin ωt डिफरेंशिएशन cos ωt और ओमेगा × cos ωt। क्या आ जाएगा, C V0 ओमेगा, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन। चलिए ऐसे लिख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाइए, d/dt ऑफ sin ωt। आप लोग मेरा डिफरेंशिएशन का लेक्चर देख सकते हैं अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो ये हो गया C V0 sin ωt का हो जाएगा ओमेगा
कॉस ओमेगा टी। ठीक है, थोड़ा अपनी सुविधा के लिए वी बाई आर होता है, इसलिए इसको हम नोट करेंगे वी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी। यहाँ से ओमेगा सी को नीचे लिख देंगे 1 बाई ओमेगा सी, और यहाँ पे हमको मिल गया ये बेटा कॉस ओमेगा टी, और डी क्यू बाई डी टी आपको पता है आई, और वी नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी को हम लिखेंगे आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब यहाँ अगर ध्यान से देखें बेटा, ये हमारा एक्स सी एक मिलेगा यहाँ पे, एक्स सी इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाई ओमेगा सी। एक्स सी यहाँ पे क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, एक्स सी हो जाएगा आपका 1 बाई ओमेगा सी। अब इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो हमको मिलेगा आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब देख बेटा, हमको ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है और इसको हमको फिर से साइन के फॉर्म में बदलना है, तो क्या करेंगे, हमको इसमें पाई बाई 2 ऐड करना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि ओमेगा टी को हम निगेटिव कर नहीं सकते थे, तो साइन 90 प्लस थीटा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन का 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, कॉस की साइन की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी 180 वाले कोऑर्डिनेट में। तो ये हो गया आपका, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, कैपेसिटर में जो है वो क्या है, करंट लीड बाई फेज पाई बाई 2। यहाँ करंट क्या कर रही है, लीड कर रही है फेज ऑफ पाई बाई 2। अब इसका ग्राफ देखें बेटा, अगर इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखिए ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के फेजर डायग्राम पहले हम देख रहे हैं ओमेगा टी, यहाँ से 90 डिग्री लीड है ऐसे, ये हो जाएगा आपका आई नॉट और ये क्या हो जाएगा वी नॉट, इधर अगर वी और आई बना है। ठीक है, अब देखिए ये फेजर डायग्राम हो गया इसका। अब देखें यहाँ पे ग्राफ, इसका ग्राफ ये तो हमारा पक्का पता है, ऐसे साइन चलेगा, ये क्या हो गया वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए वो क्या आया है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब ये यहाँ से चालू होगा। आपको कॉस का ग्राफ पता ही है, कॉस आएगा ये, बस खाली एम्पलीट्यूड क्या होगा उससे कम होगा। यहाँ पे टी बाई 4, ये टी बाई 2, ये हो गया 3t बाई 4, ये t। ठीक है, इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। मतलब इस तरह का अगर ग्राफ दिख जाए तो आप समझ जाएंगे वो कैसी सर्किट है, आपकी प्योर कैपेसिटर सर्किट है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी पावर, इसमें भी क्या क्या हम निकालेंगे। सबसे पहली चीज़ हमको करंट निकालना होगा। करंट निकालने के लिए करंट क्या हो जाएगा, V बाई एक्स सी। ठीक है, एक्स सी आपको पता है क्या है, 1 बाई ओमेगा इंटू सी। ठीक है, एक्स सी 1 बाई ओमेगा सी है, ओमेगा 2 पाई। अब यहाँ ध्यान दें, अगर हमें एक्स सी और ओमेगा का ग्राफ ड्रा करना है या फ्रीक्वेंसी का, तो वो कैसा आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इस तरह से आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है या फिर एक्स सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इधर ओमेगा बनाइए फ्रीक्वेंसी बनाइए। ठीक है, तो आपका ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हाइपरबोला होता है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया, करंट निकाल लेंगे ऐसे। अब इसमें आई पावर की बात, तो इसमें भी पावर अगर देखें तो क्या होता है, वी आई कॉस 5, वेर वी इज RMS वैल्यू, आई इज RMS वैल्यू। यहाँ भी फेज कितना होता है, इसमें भी फेज आपने देखा पाई बाई 2 ही है, तो यहाँ भी पावर क्या होगा 0। तो कभी भी प्योर कैपेसिटर सर्किट में पावर निकालना हो क्या आएगा 0, क्योंकि वहाँ पर फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का होता है, और पावर का फार्मूला है आपका वी आई कॉस 5। ठीक है, अब देखिए अगला आपका आ गया LR सर्किट। अगर आपका क्या आ जाए LR सर्किट हो, L एंड R सर्किट, तो LR सर्किट में बेटा क्या होगा, इसमें इंडक्टर लगा होगा और रेजिस्टेंस लगा होगा ऐसे, इसमें AC ऐसे। ठीक, ये V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट आएगी यहाँ पे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। यहाँ करंट क्या मिलेगी, इंस्टेंटेनियस। अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट मिलेगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब यहाँ पे देखें अगर L है और R है, L में क्या होता है पाई बाई 2 से लीड होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्लस 5, सबसे पहले हम tan फाई ही निकालें, तो tan फाई बेटा आपका आ जाएगा XL बाई R। ठीक है, क्या हो जाएगा tan फाई XL बाई R। ठीक, cos फाई यहाँ पे पावर फैक्टर है, तो cos फाई निकालना होगा, वो क्या आ जाएगा R बाई जेड। अब जेड यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, क्या आएगा R स्क्वायर प्लस XL, क्योंकि दोनों में 90 डिग्री है। इसका पोटेंशियल इधर होगा तो इसका पोटेंशियल ऊपर होगा, 90 डिग्री है, तो इसलिए ये रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक, अब दूसरी चीज़ में जो निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है LR सर्किट में करंट। करंट क्या होगा V बाई जेड,
जेड यहाँ पे कैसे निकलेगा, जेड इज इम्पीडेंस दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल। तो सारी चीज़ें जानकारी आपकी आ गई है लास्ट सर्किट में। यही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। आपसे पावर फैक्टर पूछा जा सकता है, करंट पूछा जा सकता है और फेज डिफरेंस पूछा जा सकता है। जेड पूछेगा तो ये है, एक्सएल आपको पता है ओमेगा एल होता है। ठीक, पावर क्या कर देंगे, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, आप वैल्यू रख देंगे बी और आई निकाल के। ठीक है, ये आ जाएगा एल आर सर्किट। ठीक है, अब दूसरी क्या हो जाए बेटा, अगर आपकी कौन सी आ जाएगी, आर सी सर्किट। ठीक है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर सर्किट हो। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट बी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई यहाँ मिलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पे देखिए आपका v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो आई इक्वल टू क्या मिलेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ फेज आएगा प्लस माइनस वो निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा tan फाइव कैसे निकलेगा, कैपेसिटर में करंट क्या करती है, करंट आपकी लैग करती है, सॉरी करंट लीड करती है तो यहाँ लीड उसमें माइनस आएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। tan फाइव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सी बाई आर। क्या हो जाएगा, tan फाइव एक्सी बाई आर। ठीक, जेड यहाँ पे क्या आएगा बेटा, अंडर रूट रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। करंट आपको निकालना होगा वी बाई जेड कर देंगे। ठीक है, पावर फैक्टर कॉस फाइव, यह आ जाएगा आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। फार्मूले आप याद करिएगा, एसी पूरा फार्मूला बेस्ड है और उसी पे न्यूमेरिकल पूरे आपके लग जाएंगे, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सर्किट जो आई LCR सर्किट, ये जो जेड निकल रहा है वो वहीं से निकल के आया है। ठीक है, LCR को अगर समझें, सीरीज LCR सर्किट। LCR सर्किट में क्या बेटा, प्योर इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है और आपका रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। थोड़ा हम फेज़र को ध्यान में रखें तो फेज़र में देखा था, अगर हम इधर को करंट बना लेते हैं तो I इधर है तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल और करंट क्या होता है, सेम फेज में, इधर V इधर I, V और I क्या हो जाएगा, दोनों सेम फेज में। अब देखिए यहाँ पे अगर इधर ही की तरह हमने क्या बना दिया, ये VR हो गया, हमने I करंट को इधर ही रखा, तो कैपेसिटर में बेटा हमने क्या देखा था, करंट क्या करती है, लीड। क्या करंट करती है, लीड। तो हमारा जो VC होगा वो किधर आ जाएगा, नीचे। करंट हमारा करंट आगे है π/2 से, किसमें, कैपेसिटर में। इंडक्टर में क्या है बेटा, करंट को अगर इधर ही रखें तो हमारा क्या चला जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा आपका, VL ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब बेटा अगर हम इनको कंबाइंड फेजर डायग्राम, आपने देखा ना पीछे, इन केस ऑफ कैपेसिटर आई लीड बाई फेज π/2, इन केस ऑफ इंडक्टर आई लैग बाई π/2, इन केस ऑफ रेजिस्टर उसके केस में क्या होगा, I एंड V सेम फेज। अगर हम क्या बनाएं, इनका कंबाइंड फेजर बनाएं, हम क्या बनाएं, कंबाइंड फेजर डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर हम इधर बना लेते हैं VR को इधर, तो देखिए VR इधर है, करंट इधर है सबके लिए, तो यहाँ पे VC इधर चला गया नीचे, तो VC आपका नीचे चला गया, इधर क्या चला गया, VC नीचे चला गया, VL ऊपर चला गया। अगर कहीं पे क्या है, VL ग्रेटर देन VC है, अगर VL ग्रेटर देन VC है तो क्या आएगा आपका, इन दोनों का वेक्टर 180 है तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर, दैट इज़ VL माइनस VC। ठीक, इधर VR, अब दो का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इधर, दैट इज़ 5 पे, ये आ गया V। अब यहाँ पे V को अगर हम इक्वेट करें तो V क्या आएगा, V इक्वल टू अंडर रूट, पाइथागोरस लगा लीजिए चाहे रिजल्टेंट का लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब V को हम लिख सकते हैं I नॉट इंटू जेड, वेयर जेड इज इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ AC है।
ये आई नॉट इंटू एक्सएल हो जाएगा माइनस आई नॉट इंटू एक्सी हो जाएगा स्क्वायर। पूरा सॉल्व करेंगे आप तो जेड आपका निकल के आया, क्या आया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। जेड क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। ठीक है, इस तरह से आपका ये निकल के आ जाएगा जेड। जेड निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो करंट और फेज ये सब हम लोग चुटकी का खेल है निकाल लेंगे। ठीक है, अब इनको अगर हम क्या करें, इनको अगर हम इम्पीडेंस ट्रायंगल एक बनाते हैं, एक ट्रायंगल जो कि एसी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो देखिए इम्पीडेंस ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यहाँ पे अगर ये फाई है तो ये हो जाएगा वी एल माइनस वी सी, इधर है आपका वी आर, तो ये आ जाएगा आपका वी। ठीक है, अब इसको अगर उसके टर्म में जाएंगे तो ये हो जाएगा जेड, और ये हो जाएगा आपका आर, और ये हो जाएगा आपका एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, तो रेशियो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से देखिए टेन फाई क्या होगा बेटा आपका, टेन फाई हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। क्या हो जाएगा, टेन फाई देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। पावर फैक्टर बहुत पूछ रहा था एग्जाम में, दैट इज आर बाई जेड। जेड आपका क्या है, अगर यहाँ पे देखें तो जेड इक्वल टू सीधे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली आप यही याद रखें तो ज़्यादा सही है, एक्सएल माइनस एक्सी वी आर। ये यहाँ पे आर रखें या बी रखें, यहाँ पे ये रखें, जेड रखें, वी को रखें। ठीक, इसको ऐसा करके लिखिए वी आर जेड, या वी आर आर रेजिस्टेंस, ये वी एल माइनस वी सी या एक्सएल माइनस एक्सी। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल आपको समझ में आ गया, एक ट्रायंगल है जिसमें कंपोनेंट रिप्रेजेंट होता है। आर बाई जेड हो गया आपका पावर फैक्टर, दैट इज कॉस फाई, यानी यहाँ से अगर कॉस फाई भी हम निकालें तो क्या मिलेगा हमको, आर बाई जेड, क्योंकि ये आर है ये जेड है, कॉस फाई हमको मिल जाएगा आर बाई जेड। तो आपने एलसीआर सर्किट में क्या देखा बेटा, देखिए अभी तक जो हमने देखा एलसीआर में इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर सर्किट है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें जेड निकाला गया। जेड बेटा क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और क्या देखा, टेन फाई इज एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, और कॉस फाई दैट इज पावर फैक्टर, ये क्या हो जाएगा आपका आर बाई जेड। जेड आपको पहले पता है। ठीक है, ये है पावर फैक्टर। ठीक, अब एलसीआर सर्किट में करंट क्या होगी, करंट हो जाएगा आपका वी बाई जेड। ठीक, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, अब रेजोनेंस आप पहले पढ़ चुके हैं बेटा। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जिसमें वेव का एम्पलीट्यूड क्या हो जाए मैक्सिमम, करंट यहाँ पे एक वेव फॉर्म में ही चल रही है। ठीक है, साइनोसाइडली, तो जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम, उसको हम क्या कह देंगे, आरएमएस सर्किट। ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसमें हमारा क्या हो जाए, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मैक्सिमम। ठीक है, तो हम उसको पढ़ेंगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो क्या होगा, व्हेन अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बिकम मैक्सिमम। ठीक है, मतलब करंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। आपकी सर्किट कैसी है, सपोज एलसीआर सर्किट, इंडक्टर है, ये सीरीज सी आर। एलसीआर ही आपके बोर्ड्स में आने की संभावना है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज़्यादा एलसीआर ही पूछा जाता है। आपने अप्लाई किया है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, अब किसी भी स्टेट में देखिए, अगर यहाँ पे हम कहें तो I जो होगा हमारा वो क्या है, V बाई जेड। जेड क्या है आपका आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर मैक्सिमम आई क्या होना चाहिए, जेड शुड बी मिनिमम। जेड को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। और जेड मिनिमम तब होगा
जेड मिनिमम कब होगा, जब एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या हो जाए, 0। मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं हम, एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू क्या हो जाए, 0। यानी जब आपका एक्सएल इक्वल टू एक्सी होगा तो क्या हो जाएगा आपका रेजोनेंस। एक्सएल को हम क्या लिख सकते हैं, अब ओमेगा आर एल, ओमेगा आर क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी रेजोनेंस पे, ये हो जाएगा 1/ओमेगा आर सी। तो यहाँ पे ओमेगा आर जो निकल के आएगा बेटा वो कितना आएगा, 1/√LC, ठीक है। ये आएगा रेडियन पर सेकंड में, ये किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड। अगर हम फ्रीक्वेंसी कहें तो न्यू हो जाएगा 1/2π√LC। आपसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये है आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताइए, ठीक। जिस पे यह कहेगा कि ऐसा कोई फ्रीक्वेंसी बताइए जिस पे एम्पलीट्यूड ऑफ करंट क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो ये यहाँ से आया है बेटा, करंट मैक्सिमम होने के लिए ये चीज़ मिनिमम, ये मिनिमम तब होगी जब ये वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रही है। हम जाहिर सी बात समझ सकते हैं, इसको 0 कर लिया, ये आ गया आपकी मिनिमम, ठीक है। अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब यहाँ पे पूछेगा आपसे रेजोनेंस में कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताइए, जो न्यू आएगा वो हर्ट्स में आएगा, वो रेडियन पर सेकेंड। तो एट रेजोनेंस में हमको क्या ध्यान रखना है, एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे आपका एक तो आ जाएगा ओमेगा, दैट इज़ 1/√LC ओमेगा आर। दूसरी चीज़ आपको फ्रीक्वेंसी, वो 1/2π√LC, ठीक। अब तीसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखा हमें, जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर के, रेजोनेंस पे जेड क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड क्या हो गया, आर, इसीलिए करंट कितनी आ जाएगी, करंट सीधे आ जाएगी V/R, V/R। और यहाँ पे बेटा पावर फैक्टर cos phi R/Z यानी 1 आ जाएगा। यहाँ पे पावर फैक्टर क्या होगा आपका, 1। जब आपका रेजोनेंस होगा उसमें पावर फैक्टर 1 आएगा, ये V/R होगा, Z=R हो जाएगा, ठीक है। और करंट निकालना होगा तो हम सीधे V/R करेंगे, यही मैक्सिमम वैल्यू होगी करंट की, ठीक। अब अगर हम क्या करें, रेजोनेंस पे करंट और ओमेगा का ग्राफ बनाएं, देखिए अगर अब हम लोग देखेंगे बेटा क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ये क्या होता है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक। अगर हम लोग रेजोनेंस सर्किट के लिए ग्राफ बनाएं, किसका, ये ओमेगा इधर है और इधर क्या है आपका करंट, ये हो जाएगा बेटा पीक वैल्यू, I0 पीक वैल्यू। यहाँ पे कहीं पे एग्जिस्ट करेगी आपकी I0/2 RMS वैल्यू, I0/√2, I0√2 जहाँ पे 2 कट करेगा ये होगा आपका ω1 और ये क्या हो जाएगा ω2। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है बेटा बैंड विड्थ, बैंड विड्थ क्या होता है, ω2 - ω1 दैट इज डेल्टा ओमेगा, ठीक। अब क्वालिटी फैक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये होगा ω/डेल्टा ओमेगा। जिसकी बैंड विड्थ ज़्यादा होगा उसका क्वालिटी फैक्टर कम होगा, ठीक है। अगर ये बैंड विड्थ आपकी बढ़ती है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, घटेगा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस घटेगी। अब यहाँ पे दूसरे टर्म में अगर क्वालिटी फैक्टर को पढ़ें तो ये होता है V पोटेंशियल अक्रॉस L RC अपॉन पोटेंशियल अक्रॉस R। अब मान लो हम L के क्रॉस लें तो क्या हो जाएगा, I0 × XL अपॉन I0 × R, I0 कट गया। तो क्वालिटी फैक्टर आपका क्या आएगा, XL को हम लिख सकते हैं ω/RL अपॉन R, ω/RL क्या हो जाएगा 1/R, और इसको हम लिखेंगे L/√LC। अब इस L को रूट के अंदर ले जाएं तो बेटा क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला निकल के आएगा 1/R√L/C। तो क्वालिटी फैक्टर का एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये क्वालिटी फैक्टर। बैंडविड्थ क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जो 2 इंटरसेप्ट कट करेगा कर्व को, उनके बीच का जो गैप होगा दैट इज डेल्टा ओमेगा, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है वो क्या होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ग्राफ से अगर देख के निकालना है तो डेल्टा ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा। इसका मतलब अगर कहीं पे आपको ग्राफ मिल जाए और आपको देखना हो, देख के पहचानना हो किसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है और किसका क्वालिटी फैक्टर कम है, तो आप कैसे पहचानेंगे, देखिए उस केस में आपको क्या करेंगे, ये देखिए आपका एक कर्व मान लो ऐसे आ गया, दूसरा कर्व आपका कुछ ऐसे आया,
ठीक। अब आप देखें यहाँ पे दोनों का ओमेगा आर सेम है, ठीक है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अब देखें यहाँ से अगर हम आई नॉट बाई रूट 2 पे इंटरसेप्ट कट करें इसे, ठीक, तो ये मान लो है इसका ओमेगा 1, ये है ओमेगा 2। इसके लिए दूसरे वाले इसको ओमेगा ए कह लेते हैं कर्व, ये भी ओमेगा 1A, ये है ओमेगा 2A। ऐसे हम इसके लिए कहें तो ये क्या है आपका ओमेगा 2A, ये है ओमेगा 2A। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो जो शार्प कर्व है जिसका शार्प पीक है उसके लिए डेल्टा ओमेगा क्या है, डेल्टा ओमेगा ऑफ A इज़ ग्रेटर देन डेल्टा ओमेगा ऑफ B। अगर यहाँ पे देखें ये वाला कर्व हमारा डेल्टा, ये कर्व हमारा A है, ये कर्व हमारा B है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा ओमेगा A का क्या है बड़ा है और डेल्टा ओमेगा B का क्या है कम है। तो हमने क्वालिटी फैक्टर क्या देखा था बेटा, ओमेगा R बाई डेल्टा ओमेगा, जिसका डेल्टा ओमेगा बड़ा उसका क्वालिटी फैक्टर कम। इसका मतलब जो यहाँ पे जिसका जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जिसके लिए मिलेगा, जिसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा है वो कौन सा है, अच्छा क्वालिटी फैक्टर हमारा B का है। ये सर्किट हम चूज करेंगे LCR के लिए, ठीक। और यहाँ पे दूसरी बात अगर हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस कंपेयर करना है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस 1/R √L/C। ऐसी सर्किट अगर हम कहें कि दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आप बेटा देखिए जो शार्प है उसका क्या हो रहा है क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा तो उसका रेजिस्टेंस कम, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ B इज़ लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ A होगा। इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका LC ऑसिलेशन, ठीक है। LC ऑसिलेशन से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो LC ऑसिलेशन देखिए कैसे समझेंगे। एक बेटा इंडक्टर है, ठीक है, और एक कैपेसिटर है। इनिशियली कैपेसिटर पे मान लीजिए इस पे चार्ज प्लस Q है, इस पे माइनस Q है, ये चार्ज है। तो भाई इंडक्टर साहब इसके साथ लग गए तो जाहिर सी बात है ये क्या करेंगे, इनको चार्ज करना शुरू करेंगे। तो क्या होगा, ये इसके थ्रू कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, इंडक्टर में क्या होगा चार्जिंग आएगी। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे तो पूरा इकट्ठे तो होगा नहीं, धीमे धीमे डिस्चार्ज होगा। तो कुछ इंस्टेंट के बाद इस पर आपको मान लिया क्या बचा चार्ज प्लस Q, इस पर बचा माइनस Q, और यहाँ पे जो कुछ EMF जनरेट हो गया वो क्या हो गया -LdI/dt। यहाँ पे क्या EMF जनरेट हो गया -LdI/dt इस इंस्टेंट पे। फिर क्या हुआ, कुछ देर बाद ये क्या होगा पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा। ये कुछ देर बाद क्या होगा 0, कुछ इंस्टेंट के बाद ये क्या हो गया आपका ये 0 हो गया, और ये आपका इंडक्टर पूरी तरह से चार्ज हो गया, ठीक है। यहाँ पे पूरी एनर्जी ½ Li² होगी, ठीक है, ½ Li² एनर्जी इसके अंदर पूरी आ गई, ठीक। यहाँ पे देखिए बेटा अगर एनर्जी देखें यहाँ पे क्या है ½ Q²/C, ठीक। यहाँ पे देखें बेटा तो कुछ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है इंडक्टर में, कुछ इसमें। तो यहाँ पे एनर्जी क्या आ जाएगी बेटा 1/2 Q²/C प्लस 1/2 Li²। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 Q²/C 1/2 × Li², ठीक है। यहाँ पे पूरी की पूरी एनर्जी किसमें आ गई इसमें, यानी दैट इज़ 1/2 Li², ठीक। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है बेटा तो ये एनर्जी इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर होगी, ठीक है, वो भी हम बाद में देखेंगे। फिर देखिए ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया। अब यहाँ पे जब डिस्चार्ज शुरू हो गया तो इधर क्या लाएगा निगेटिव, इधर क्या लाएगा पॉजिटिव। ये क्या लाया इधर निगेटिव, इधर क्या लाया पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा, अरे भाई मैंने तो सब ले लिया, अब मैं भी, तब ये भी चार्ज होना फिर शुरू होगा। अब उल्टा चार्ज होना शुरू होगा तो बेटा क्या होगा, पहले पूरा चार्ज नहीं होगा, ये हो जाएगा इधर -Q इधर +Q, ठीक है, और यहाँ पे इंडक्टर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का स्टेप ये फिर कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा इंडक्टर, कंप्लीटली डिस्चार्ज, यानी इधर आ गया -Q इधर आ गया +Q, ठीक। अब देखिए ये पूरा प्रोसेस आपको कैसे हो रहा है, पहले ये हुआ कुछ ही हुआ, अभी पूरा नहीं डिस्चार्ज होना शुरू हुआ, ये कुछ बचा, इसके बाद क्या हो गया ये पूरी तरीके से डिस्चार्ज हुआ इसमें। फिर अब क्या करेगा, ये थोड़ा सा चार्ज हुआ, फिर ये कम्प्लीटली चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया 0, ठीक है, ये माइनस पहुँचा। अब फिर क्या होगा बेटा, एक बार फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ये फिर से डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो अब क्या बचेगा, अब इधर बचेगा -Q कैपेसिटर में, और इधर क्या बचेगा +Q, और यहाँ पे एनर्जी
अब ये उल्टा चार्ज होना शुरू हो गया, यानी इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा तो अब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Q था, अब ये Q बचा, अब इसके बाद क्या होगा 0, इसके बाद चार्ज 0 और इंडक्टर में पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज आपका 0 और पूरी तरीके से इंडक्टर में डिस्चार्ज हो गया, इधर हो गया प्लस इधर हो गया माइनस। अब देखेंगे बेटा यहाँ पूरी की पूरी एनर्जी हाफ Li स्क्वायर आ गई। अब एक बार फिर से अगर जब ये चार्ज होना शुरू होगा बेटा तो क्या होगा, फिर से आएगा कहाँ पे, ये प्लस है। अब फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर प्रोसेस प्लस होना शुरू होगा, ये Q आ जाएगा, ये माइनस Q आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका कम्प्लीटली यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या होगा, फिर से लौट के क्या होगा, कम्प्लीटली प्लस Q और ये माइनस Q। अब देखिए अगर ध्यान से बेटा, हम जहाँ से चले थे वहीं वापस आ गए, इधर का प्लस था इधर माइनस, इधर का प्लस इधर माइनस। देखिए अब पूरा अगर हम देखें तो यहाँ से चला 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद चलने के बाद 8 स्टेप में हम पूरा वापस आ गए, ठीक है। अगर पूरा टाइम पीरियड T है तो हर बार टाइम कितना लगेगा, T/8। अगर हम पूरा देखें टाइम पीरियड तो पूरा काम होने में, अगर अब यह पूरा प्रोसेस देखें तो कितना लगेगा, T/8 टाइम। तो T/8 टाइम में क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो यहाँ से देखिए जब ये 0 होगा तो कितने टाइम लगेगा, ये हो जाएगा T/4, ठीक। एक बार पूरी तरीके से चार्ज करने में फिर ये कितना लगेगा, यहाँ पर T/2, ठीक। फिर ये पूरी तरह से चार्ज कब हो गया, 3T/4, ठीक। फिर कहाँ हो गया, पूरी तरीके से यार डिस्चार्ज हुआ आगे जाके T/T पे, ये हो गया कंप्लीट टाइम पीरियड। देखिए बेटा इसी तरह से चला T/8 इंटरवल पे, ऐसे ऐसे इस तरह से पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो गया कैपेसिटर। अब यहाँ पे हमने क्या देखा बेटा, एनर्जी इसके और इसके बीच में ऑसिलेट हो रही है, कभी इसके पास है कभी इसके पास है, ठीक है। यानी देयर इज ऑसिलेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन C एंड L। इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होता है, एनर्जी कभी इसमें डिस्चार्ज होकर इसमें गई पूरी कंप्लीटली, फिर इससे डिस्चार्ज होकर उसमें शुरू, ये प्रोसेस ऐसे होता है, इकट्ठे तो हो नहीं जाता कि सीधे डिस्चार्ज हो गया। पहले ये क्या हुआ, थोड़ा डिस्चार्ज हुआ, कुछ Q बचा ये। अब हम किसी स्टैंड पे अगर हम इसको लें, मान लीजिए आप सेकंड स्टेट किसी भी, अब बेटा यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, इसलिए इसके भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि आपको कह देगा कि इतने टाइम बाद बताइए कितनी एनर्जी होगी इंडक्टर में या कितनी एनर्जी होगी कैपेसिटर में। आपने देख लिया कितनी एनर्जी कितने टाइम बाद किस में एनर्जी बचती है, T/4 बाद इसमें 0 हो जाएगा, कम्प्लीटली किसमें हो जाएगा, इंडक्टर में, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे इनिशियली क्या है, सारी एनर्जी कैपेसिटर में है, इंडक्टर के पास 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरी तरह से अब करंट आ गया तो इसमें Li²। अब ये फार्मूला एक हम याद रखेंगे, एनर्जी का कहीं पे भी 1/2 Q²/C, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2 Q²/C प्लस 1/2 Li², या ही इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 Li²। ये कंप्लीट है, ठीक है। अब आपको किसी स्टैंड पे कोई करंट देके आपसे एनर्जी पूछे, आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो कैसे कि इतने टाइम बाद आपकी मतलब Q इतना था, करंट इतनी थी, तो आप बताइए कि जब पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा तब एनर्जी कितनी होगी, तो इतने हाई करंट हो जाएगी, इस तरह से निकल जाएगा। या पूछे कि Q², अगर हमारी इतने स्टैंड बाद इंडक्टर में एनर्जी इतनी है, कैपेसिटर में इतनी है, तो आप बताइए कितना इसके पास टोटल एनर्जी रही होगी, तो आप सीधे दोनों का सम करके निकाल देंगे। तो इसमें से आप इक्वेशन को इक्वेट करके भी निकाल सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्टैंड पे है Q@T I@T, ठीक है। आप जब एनर्जी, अब देखिए दूसरा बेटा, अगर इसको हम समझें ध्यान से, किसी स्टैंड में जब देखिए Q चार्ज इसके अंदर गया होगा तो यहाँ पे क्या बचा, -LdI/dt। यानी हम लिख सकते हैं कि जब इसके अंदर EMF कितना इंड्यूस हो रहा है, -LdI/dt, तो हमारा जो चार्ज गया वो कितना गया, Q। चार्ज गया वो कितना, Q, मतलब LdI/dt किसके बराबर होगा, Q चार्ज इसके अंदर ट्रांसफ़र होने के बाद, ठीक। अब देखिए यहाँ से dI/dt अगर हम देखें, अगर हम इसको चार्ज के टर्म में, तो चार्ज जब डिक्रीज होगा तब तो करंट बढ़ेगी, यानी यहाँ पे हमारा माइनस साइन लग जाएगा, L/d2Q/dt2 इक्वल टू Q। अब यहाँ से हम देखें तो d2Q/dt2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। क्या हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, Q/C। किसी स्टैंड में पोटेंशियल क्या होगा, Q/C। तो यह क्या हो जाएगा, अरे यार V = LdI/dt लेंगे, ठीक है। V के जगह पे Q/C हो गया इसके अंदर किसी समय में पोटेंशियल, और इसके अंदर पोटेंशियल ये इतना इंड्यूस आ जाएगा, तो d2Q/dt2 Q/C हो गया।
अब यहाँ से एल को ले आए इधर, तो ये हो जाएगा d2 क्यू बाई, अब इसको इक्वेट करें, ये माइनस साइन इधर चला आया, तो d2 क्यू बाई dt2 प्लस क्यू बाई एल सी इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान दें, दिस इक्वेशन कंपेरेबल विद किसके, d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0, SHM की इक्वेशन है, ठीक है। d2x बाई dy2 d2x बाई dy2 सॉरी d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0 है, तो ओमेगा, तो यहाँ से आपको बेटा क्या मिल जाएगा, ओमेगा कितना मिल गया, ओमेगा, और इसका सोल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर इसका आप देखें सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी होता है, आप SHM में देख चुके हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया बेटा, ओमेगा मिल गया आपका 1/√LC, ये है LC ऑसिलेशन, जो एनर्जी ऑसिलेट हो रही है इन दोनों के बीच में, उसकी फ्रीक्वेंसी। और अगर चार्ज यहाँ पे देखें तो x की जगह पे q है, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 साइन ओमेगा टी, क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू Q0 साइन ओमेगा टी। यानी चार्ज इस तरह से इस टाइम के साथ ऐसे ऐसे आपका चार्ज जो होगा वो डिस्चार्ज होगा कैपेसिटर में। तो कई बार पूछा था कितनी देर बाद एनर्जी फुल्ली कैपेसिटर में होगी, फुल्ली इंडक्टर में होगी, तो यहाँ से आप साइन ओमेगा टी से आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं न्यूमेरिकल्स इसके बहुत सारे कराऊंगा, तो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।